एंशियंट, ठीक है, एंशियंट राजस्थान, या आप बोलो कि प्राचीन। क्यों प्राचीन में? क्योंकि एक दो क्लासेस में ही हो जाएगा, हम लोग को एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछते, मेनली बैराट पूछते हैं, कालीबंगा से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, कालीबंगा बैराट से जो मिले हैं अभिलेख वगैरह, फिर आपका मेनली ये मौर्य काल से ही है, मौर्य काल से ही है। और फिर आपका थोड़ा सा रंगमहल में बता दूँगी, रंगमहल बता दूँगी। रंगमहल आपका किससे रिलेटेड है? आपके हनुमानगढ़ से रिलेटेड है, हनुमानगढ़ से, ठीक है। और मेनली यहाँ पर हम गुप्त काल को डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास गणेश्वर सभ्यता आ जाएगी, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। एक्चुअली विराट काल जो है ना, विराट नगर, एक्चुअली ये जो आपका रिलेटेड होगा वो होगा विराट नगर। विराट नगर जो भी आपके पास जयपुर में है, जयपुर में है। सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड, इतना ही आएगा। अब हम लोग ऐसे कॉम्पिटेटिव लेवल को पूरा फोकस करके ही पढ़ेंगे। अब देखो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी होती है, जैसे कि आप लोग जब आप लोग का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, रिसर्च वर्क होता है, तो उसके हिसाब से होता है। बट सिंस वी आर जस्ट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? अब आपको बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि मौर्य काल के आपको क्या मिलेगा, या आप जो भाषा है वो क्या थी जो एंशियंट हमें मिला है, ठीक है, तो ये दे पूछा जाएगा, ऐसी चीजें पूछी जाती है। या आपको ये पूछ सकते हैं कि जो भीमसेन की पहाड़ी है वहाँ पे कौन से अभिलेख मिले हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको इस बैराट के बारे में ही सिंपल सा डिस्कस करूँ, तो बैराट हम लोग को दो पहाड़ियों में, दो पहाड़ियाँ हैं, एक आपकी है बीजट की पहाड़ी, बीजट पहाड़ी, और एक आपकी है भीमसेन की पहाड़ी, ठीक है। दोनों पहाड़ियों से हमें मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, और हम देखेंगे कि ये बैराट आपके एक्चुअली राजस्थान में है। सो ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं आप, हम लोग उसी को फोकस करके लेंगे। तो पहला आज हम लोग हेडिंग डालिए, आप लोग मौर्य काल लिखिए, मौर्य काल से रिलेटेड। और मौर्य काल का उत्तर मौर्य काल में भी को क्या क्या राजस्थान से हमें अभिलेख मिले हैं, या कौन सी पहाड़ियों से रिलेटेड है, कौन से राजा हैं, या अवशेष जो आसपास के होंगे, हम लोग उसको भी इसी के साथ ही डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। मौर्य काल से रिलेट करें, मौर्य काल या मौर्यन एरा, तो ये हमें एक्चुअली मिलेगा विराटनगर, विराटनगर। और आप बोलोगे कि ये जयपुर में है, जयपुर में, और इवन आप नाम भी सुनते तो मेनली यहाँ पर जो अगर एग्जाम में आए तो बैराट नाम से ही आएगा। क्या मिला है हमें यहाँ से? अशोक के अभिलेख मिले हैं, अशोक, अशोक के अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, ठीक है, ओके। फर्स्ट थिंग, और ये अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो 1937, और याद रखना 19 जस्ट 1936 के पहले समय ये आपके सिंधु घाटी की सभ्यता वाला खोज चल रहा था, ठीक है। सो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका खोज जो यहाँ पर किया गया था, ये मौर्य वाला, ये किया किसे था? ये किया था कैप्टन, कैप्टन बर्ट ने, कैप्टन बर्ट, ठीक है, कैप्टन बर्ट ने किया था। अब देखो, जब अशोक के अभिलेख खोजे जा रहे थे, सो हमें दो पहाड़ियों से मिला, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट 2 मिनट पहले, दो पहाड़ियां थी, एक आपकी बीजट की पहाड़ी, बीजट की पहाड़ी, और दूसरी आपकी बताए कौन सी थी? भीमसेन की पहाड़ी, भीमसेन की पहाड़ी। भीमसेन की पहाड़ी से हमें ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन इस बीजट की पहाड़ी से हमें बहुत कुछ मिला। और ये एक्चुअली जो बीजट की पहाड़ी थी ना, उससे जो अभिलेख इनको मिला था वो भबरू नामक एक गांव में रखे थे, क्योंकि बिकॉज दे वर द आर्मी पर्सन, सो मेनी पीपल्स वर देयर, बहुत सारे लोग थे, तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा रेस्ट तो करेंगे, तो चलते तो नहीं जाएंगे ना। तो बीजट की पहाड़ी से जो अशोक का अभिलेख मिला उसे उन्होंने भबरू वाले गांव पे रखा था रेस्ट की वजह से, तो उसको वहां पे भबरू अभिलेख कह दिया गया, भबरू इंस्क्रिप्शन, भबरू अभिलेख, ठीक है। सिंस उसे भबरू अभिलेख कहा गया। अच्छा, एक चीज और है, ये जो आपका भबरू अभिलेख है ना, ये आपके एक बीजक डूंगरी नामक स्थान से मिला, बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग, भीमसेन पहाड़ी को छोड़िए,
बीजट की पहाड़ी पर आप ध्यान दीजिए, जहाँ पे हम बोल रहे हैं भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख, इस भब्रू अभिलेख की खासियत क्या थी कि इसमें अशोक ने लिखवाया, अशोक ने लिखवाया। अब अशोक ने क्या लिखवाया? अशोक ने ये लिखवाया कि मैं मगध का राजा हूँ, मैं मगध का राजा, ठीक है, आई एम द किंग ऑफ मगध। मोर ओवर दैट कि इसमें उसने बुद्धम, ठीक है, बुद्धम, धम्म और साथ ही साथ संघम की शरणम गच्छामि। अब आप बोलोगे ये क्या है? देखो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। बुद्धम का मतलब सिर्फ बुद्ध नहीं आप बोलोगे, ठीक है, बुद्धम का मतलब है कि बुद्ध की शरण में जाओ। धम्म यानी कि आप बोलोगे कि जो आचरण है, जो बुद्ध के अनुयायी फॉलो करते हैं, या आप बोलोगे कोड ऑफ कंडक्ट है, या जो बोलोगे आचार संहिता है, वो सारी चीजें जो होती हैं उसका मतलब होता है धम्म। और संघ का मतलब होता है संगम का, यानी कि आप बुद्ध का जो एवरीबडी हैव सम इंस्टीट्यूशंस, एवरीबडी हैव सम नेम्स एंड ऑल दैट, तो आप बोल सकते हो कि ये संघ का मतलब वही है, ठीक है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि। सो व्हाट अशोक क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं कि बौद्ध धर्म के संघ में जाइए, बौद्ध को फॉलो करिए और उसके धर्म का प्रचार प्रसार करिए। मैं भी धर्म का, बैराट की खुदाई हो रही थी, ठीक है। अब देखो 1938 में ये बैराट की फिर से खुदाई कौन ने करवाया? जयपुर के राजा ने करवाया। जयपुर के राजा उस वक्त कौन थे? 1938 ईस्वी में जयपुर के राजा, जयपुर के राजा उस वक्त कौन थे? राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, ठीक है। राम सिंह द्वितीय जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने किसकी खुदाई करवाई थी? बैराट की खुदाई करवाई थी, बैराट की खुदाई करवाई थी। और बैराट की खुदाई करवाते वक्त उनको क्या मिला? उनको मिला आपका एक सोने का संदूक मिला, ठीक है, सोने का संदूक मिला, छोटा सा सोने का संदूक मिला। और आपको इस सोने के संदूक को आप क्या कहोगे? स्वर्ण मंजूषा। ओके, मैं इसको यहाँ छोटी सी आपको स्वर्ण, सोने की संदूक, सोने की संदूक, संदूक जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण, स्वर्ण मंजूषा, मंजूषा। इस मंजूषा का मतलब ही संदूक होता है, याद रखना। मंजूषा का मतलब ही क्या होता है? संदूक होता है। और उसमें मिला क्या? उसमें इनको राख मिली, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो भगवान बुद्ध थे ये उनके अवशेष हैं, और उनसे रिलेटेड जितने भी अवशेष मिलते हैं, स्तूप क्या होते हैं? स्तूप भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी अवशेष होते हैं उनको रखा जाता है बौद्ध भिक्षु से रिलेटेड, और फिर उनकी पूजा की जाती है, राइट। ओवरऑल हम लोग यही डिस्कस करते हैं। सो इस स्वर्ण मंजूषा में हमें क्या मिला? राख मिली, और बताया गया कि ये भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि जो बैराट है वो आपके बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा क्या है? बौद्ध धर्म के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? बैराट। लेकिन एक चीज मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले ही बोली कि 1936 का जो दौर था, उस वक्त सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज चल रही थी, सभ्यता की खुदाई चल रही थी, खुदाई चल रही थी, उत्खनन चल रहा था। उत्खनन कौन कर रहा था? सहानी जी कर रहे थे। कौन कर रहा था? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। जब दयाराम साहनी उत्खनन कर रहे थे तो ऑब्वियस ही बात है बैराट की पहाड़ियों में, बैराट की पहाड़ियों में बहुत सारी चीजें मिली, जिसमें आप बोलोगे कि शंख की आकृति की लिखावट थी, शंख की आकृति की लिखावट। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ की जो लिपि है उस वक्त की, बैराट की लिपि क्या है? इसका मतलब शंख लिपि है। बहुत सारे आपको शैल चित्र भी मिले हैं यहाँ पे, याद रखना, बहुत सारे आपको क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं। तो मेनली यहाँ का इम्पोर्टेंट क्या है? शंख लिपि। शायद ये शंख लिपि किसी उसमें आया भी था, बैराट पहाड़ी में बहुत सारे शैल चित्र में। इवन आपका जो ये दौर चल रहा था, इस दौर में चीनी यात्री थे हुएन-त्सांग, चीनी यात्री आप लिख लो, चीनी यात्री, क्योंकि ये मौर्य काल की बात चल रही है, तो मौर्य काल के उस समय के चीनी यात्री हुएन-त्सांग, ठीक है। हुएन-त्सांग उस वक्त यात्रा किया, पी लो ये तो लो, पी लो ये तो लो। और ये बात आपके आ रही है 634 ईस्वी की। कौन सी ईस्वी की बात है ये? 634 ईस्वी की। और ये चाइनीज भाषा में उसने लिखा, क्या लिखा था?
बैराट को लिखा था। क्या लिखा था उसने? बैराट, बैराट लिखा था। लेकिन उस वक्त राजा कौन था? इसका मतलब जब ये आया था भारत में तो ये उसने अपने बुक में उल्लेख किया था कि यहाँ पर इस एरिया में 8 बौद्ध मंदिर थे जिसे हुणों ने तोड़ दिया था, तोड़ दिया था। कितने मंदिर थे? 8 बौद्ध मंदिर थे, 8 बौद्ध मंदिर थे जिन्हें हुणों ने, अच्छा कौन से राजा ने आकर तोड़ा था? बोलना मिहिर कुल, मिहिर कुल। कौन राजा था? हुणों का राजा था। हुणों कौन थे? जो शिव को मानते थे, बौद्ध के शत्रु थे। सो हुएन सांग ने ये सारी बातें अपनी बुक में बताया। और इवन जो हुएन सांग आए थे ये आपके हर्षवर्धन के काल में आए थे। मौर्य के जो राजा थे, हर्षवर्धन का जो काल था उस वक्त आए थे, हर्षवर्धन के काल, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में आए थे। ये सारी चीजें आपको डिफाइन हो गई, क्लियर है ना? अब देखो मैं चीज एक और बताऊंगी। शायद मैंने जब राजस्थान के किले डिस्कस किए थे तब हम लोगों ने ये बात बताई थी कि चित्रांग मौर्य, एक उल्लेख आता है, चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया, ठीक है। अब ये चित्रांग मौर्य नोट में डालने के बाद क्या लिखना है कि जो चित्रांग मौर्य है, चित्रांग मौर्य, क्यों हम लोग ये सारी चीजें बोलते हैं, वी हैव सो मेनी थिंग्स रिलेटेड ओवर हियर। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का किला बनाया, चित्तौड़गढ़ का किला बनाया, ठीक है। और फिर बप्पा रावल ने इस मान मौर्य, एक्चुअली इनके ही एक थे मान मौर्य, मान मौर्य, ठीक है। इसको हराया था किसने? बप्पा रावल ने, और चित्तौड़गढ़ किला उनसे जीत लिया, फिर अपनी स्थापना की। सो हराया था, ठीक है। हमें यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले के पास मानसरोवर मिलता है, मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर मिलता है। मानसरोवर एक झील है जो हमें यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ आपको एक अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में बताया गया है, क्या बताया गया है कि इनके 4 वंशजों के नाम भी लिखे हैं, ठीक है। 4 वंशज कौन है? महेश्वर, महेश्वर के बाद आपको मिलेगा भीम, इसके बाद आपको मिलेगा भोज, और उसके बाद आपको मिलेगा मान, ठीक है। तो ये अभिलेख में लिखा है, 4 वंशज है, 4 वंशज है जो कि एक अभिलेख में लिखा हुआ है, एक अभिलेख में लिखा हुआ है, अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में लिखा हुआ है। कहाँ पे ये अभिलेख मिला है? एक तो हमें कौन से इन सब चीजों की बात हमें कहाँ पे डिस्कस मिलती है? कुमारपाल प्रबंध, कुमारपाल प्रबंध पुस्तक में मिलती है, पुस्तक में उल्लेख, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये काफी ज्यादा किससे रिलेटेड है? आपके इस मौर्य वंश से रिलेटेड है। मानसरोवर हमें वो भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो अभिलेख था ना, एक्चुअली में हम लोग देखो आपके जेम्स टोड की बात किए हैं पहले भी। तो जेम्स टोड जब जा रहे थे वापस लंदन 713 आपके 13 ईस्वी में, 713 ईस्वी के नाम जब वो अपने लंदन जा रहे थे तो ये वो सभी को अपने साथ ही ले जा रहे थे। बट व्हाट हैपेंड कि काफी भारी हो गया तो उन्होंने जहाँ से सभी को फेंक दिया, जिसमें 4 वंशजों के नाम मिले थे, ठीक है। आपका एक अभिलेख आपको मिलेगा कड़सवा, एक लास्ट अभिलेख है जो राजस्थान से मिला है, लास्ट अभिलेख जो राजस्थान से मिला है वो कड़सवा अभिलेख, ठीक है, कड़सवा अभिलेख। और इस कड़सवा अभिलेख में राजस्थान के जो शासक थे, आप बोलोगे कि मौर्य जो थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और लास्ट राजा जो उसमें मौर्यों का डिस्कस हुआ है वो कौन है? धवल, वो कौन है? धवल, ठीक है, धवल। सो यू कैन से दैट कि ये सारी चीजें आपके मौर्य से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज और, वो बैराट वाला तो देख ही लिया, साथ में जो ये हमने आपको कड़सवा अभिलेख बताया, अगर ये आ जाए कहाँ पर है तो ये कड़सवा अभिलेख एक्चुअली कोटा में है, कोटा में, ठीक है। और इसमें लास्ट मौर्य राजा कौन था? धवल, धवल की जानकारी मिलती है, ठीक। लेकिन जो ये मैंने आपको मान मौर्य वाला बताया, मान मौर्य, मान मौर्य से अगर रिलेटेड आए तो क्या बोलोगे आप? चित्तौड़गढ़ का किला वाला, चित्तौड़गढ़ का किला। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा बप्पा रावल ने इसको हराया और लिखा। साथ में क्या? मानसरोवर, मानसरोवर
तालाब बना था, तालाब बनाया था। इस तालाब के पास ही हमें अभिलेख मिला जिसे हम शिवा अभिलेख कहते हैं, शिवालेख कहते हैं, ठीक है, शिवालेख अभिलेख कहते हैं। और इसी के पास मिला था और इसी में 4 वंशज वाला लिखा हुआ था, 4 वंशजों के नाम लिखे थे जो टोट ने गिरा दिया था, वो अलग बात है। क्लियर है ना? तो ये बस इतना ही आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं लास्ट राजा और ये सारी चीजें। अब आ जाओ उत्तर मौर्य काल में, पोस्ट मौर्य काल, पोस्ट या उत्तर मौर्य काल, मीनिंग डालिए उत्तर मौर्य काल। एक्चुअली उत्तर मौर्य काल का मैं क्या था, इस एरिया जो एरिया हम लोग डिस्कस करने वाले थे वहां पर इंडो ग्रीक का रीजन चल रहा था। यहाँ क्या आप बोलोगे कि शक, कुषाण, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी। तो आप क्या बोलोगे, उत्तर भारत में तो इंडो ग्रीक थे, शक थे, कुषाण थे। सेंट्रल भारत में कौन था, शुंग, कर्ण, सातवाहन। तो मैं क्या इसको लिख दूं आपको, अगर आप उत्तर मौर्य काल की बात करो थोड़ा सा, देखो छोटे छोटे एग्जाम में ना छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, भीतर के क्वेश्चंस आते नहीं है, सो जस्ट टिक करना है। जैसे कि अगर आप उत्तर मौर्य काल की बात करो तो उत्तर मौर्य काल में उत्तर भारत में क्या चल रहा था, नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, शक थे, शक और कुषाण चल रहे थे, कुषाण। जबकि आपका जो मिडिल एरिया था, जो मिडिल भारत था या मध्य भारत था, मध्य भारत था, वहां पर सातवाहन थे, सातवाहन थे, शुंग थे, ये सब चीज वहां पर उस वक्त ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा भी था कि शुंग के राजा जो थे ये सब ने किया था। कर्ण थे, और नीचे जो आपका साउदर्न था वहां पर कौन था, चोल थे, ये सब थे ना, चोल, पांडे, चेर, ये सब आपके कहाँ थे, साउथ में। तो कर्ण भी लिख लो, कर्ण भी लिख लो। और साउथ में कौन था आपका, चोल, चेर और आपके ये पांडे, ये सारे साउथ में चलते। तो उत्तर मौर्य काल की जब बात करें तो ये से, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर बीच वाला अपने साइड का देखना है, राजस्थान से रिलेटेड देखना है, तो हम इंडो ग्रीक का बोलेंगे या हिंद ग्रीक बोलेंगे। ठीक है, और इसमें भी हमें किसको डिस्कस करना है, आपके हुणों को डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एरिया किसने हराया, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब हम रंग महल की बात करते हैं, बात हमारी इतनी सी ही है, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमें ये जो बैराट वाला पार्ट है ना, बैराट वाला जो पार्ट है, इसमें से हमें इन हुणों के एक राजा थे मेनांडर, ठीक है, हुणों के क्या नाम थे, मेनांडर, मेनांडर किसके राजा थे, हुणों के, ठीक है, हुणों के राजा थे। और इसके हमें बैराट से 16 सिक्के मिले, 16 सिक्के। और कुल इंडो ग्रीक का अगर बोले कोई, कुल इंडो ग्रीक का बोले, कुल इंडो ग्रीक का बोले तो बोलना कि 28 सिक्के मिले, कहाँ से, बैराट से, ठीक है, कहाँ से मिले हैं, बैराट से। तो आप क्या बोलोगे कि देखो एक्चुअल में क्या था कि हुण जब जा रहे थे तो उन्होंने इस एरिया पे अपने सेनापति छोड़ के गए थे, ठीक है, और सेनापति फिर यहाँ पर आए और वो वैसे ही फिर ऑब्वियस बात रहेगा तो खाली तो रहेगा नहीं, सो फिर उनके वंशज और ये सब आगे बढ़ते गए। और जब बढ़ते गए तो आप क्या लिखोगे कि ये जो एरिया आपका था ना, कि मध्यमिका थी, पाटलिपुत्र था, सांकेत था, सांकेत यानी कि अयोध्या, याद रखना, अयोध्या को इस टाइम में सांकेत कहते थे, सांकेत, ठीक है। तो आपका कौन सा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, मध्यमिका, पाटलिपुत्र, मध्यमिका और ये सांकेत। यहाँ पर हिंदुओं के जो अपने सेनापति है उसको छोड़ के गया था इंडिया, ठीक है। अब वो ऐसे रहेगा तो आक्रमण करेगा और सारी चीजें करेगा, तो सेनापति हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग इनको मलिच्छ कहते थे, तो मलिच्छ के नाम से उल्लेखित है। और साथ ही साथ ये मेंढर जो है यहाँ पर आक्रमण किया, अपना घर बसाया, इन लोग के वंशज निकले, नहीं तो वहीं इसी कारण इस बैराट में इनके 16 सिक्के मिलते हैं, इतना ही हमें देखना है। अब आ जाओ रंग महल, थोड़ा सा बताता है रंग महल। रंग महल देखो, रंग महल का जो टाइम था वो आपका था इस कुषाण वाला, ठीक है। और आप पिछले साल किसी भी एग्जाम में देख लो, आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलेगा उसका आंसर मैं भी बता देती हूँ, ज़्यादा आता भी नहीं है। कुषाण कालीन एक गुरु शिष्य की मूर्ति है, गुरु और शिष्य की मूर्ति है, ठीक है। इस गुरु और शिष्य की मूर्ति जो है वो हमें इस रंगमहल से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ जो इसका उत्खनन था वो एक स्वीडन के डॉक्टर थे, स्वीडन के
डॉक्टर क्या नाम है, हन्नाफेड, हन्नाफेड, ठीक है, डॉक्टर ने किया था। और ये रंग महल आपको मिला कहाँ है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट मेन जो टॉपिक आपका आएगा मौर्य काल के बाद गुप्त काल, गुप्त काल। और इस गुप्त काल का जो मेन एरिया था वो था आपका बयाना, बयाना है कहाँ पर, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो गुप्त काल में आपका जो सबसे बड़ा उत्खनन से जितने भी चीजें मिली हैं, जरा बड़ा सेंटर जो राजस्थान में था वो आपका बयाना था। तो राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, समुद्रगुप्त ने यहाँ पर आक्रमण किया, और जब आक्रमण करेगा तो ऑब्वियसली खुद बसेगा, अपना साम्राज्य बसाएगा, ये सारी चीजें वो करेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान, हम लोगों ने बहुत सारे विजय स्तंभों के बारे में पढ़ा है, तो नोट डाल के तुम्हें क्या लिखना है कि यहाँ पर जिसने आक्रमण किया था वो कौन था, समुद्रगुप्त। जब हम लोग याद करिए, जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने समुद्रगुप्त के आक्रमण करने की नीति वगैरह 5 वाला सारी चीजें देखी थी। तो समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया, आक्रमण किया, कहाँ पर किया था समुद्रगुप्त ने आक्रमण, आपके बयाना में किया था, ठीक है। और जीत के बाद उसने एक विजय स्तंभ बनाया, विजय स्तंभ, ठीक है। ये विजय स्तंभ राजस्थान का सबसे पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का सबसे पहला, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। राजस्थान का सबसे पहला विजय स्तंभ कौन सा था, ये आपका जो समुद्रगुप्त ने बनाया था, ठीक है। लेकिन आपका एक और यहाँ पर पॉइंट आएगा गुप्त का, ये तो हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक्चुअल में गुप्त के एक सामंत थे, फिडल लॉर्ड, गुप्तों के एक सामंत थे विष्णुवर्धन, सामंत फिडल लॉर्ड, ठीक है। कौन थे, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, ठीक है। विष्णुवर्धन जो था, वर्धन, वो कौन से वंश को बिलोंग करता था, आपके वरहवरिक वंश, ठीक है। और वरहवरिक वंश का यहाँ पर था, उसने एक पिलर लगवाया था जिसे हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, भीमलाट। तो याद रखना इसी विष्णुवर्धन का ही भीमलाट, भीमलाट, ठीक है। और एक्चुअली इसने पिलर बनवाया था, लगवाया था, उसमें लिखवाया गया था। तो मेन यही आप बोलोगे कि यहाँ पर जो आपका बयाना का किला है ना, उसे हम लोग क्यों कहते हैं, बयाना के किले को हम लोग विजयगढ़ भी कहते हैं। वाई विजयगढ़ कहते हैं, यहाँ पे विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। विजय लिख लेते हैं, विजय मंदिर अभिलेख मिला था, अभिलेख मिला था, और इसी वजह से बयाना किला को विजयगढ़ कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सो हम लोगों ने गुप्त काल का ये सारी चीजें मिली। एक चीज और बताऊंगी, मैंने आपको बताया था ना प्रतिहार वाला, तो इस ये यहाँ पर आएंगे, ये बयाना पर ही बहुत बात पहले, जब प्रतिहार के एक राजा थे, कुछ समय बाद प्रतिहार, प्रतिहार वंश जब यहाँ पर आया तो उनके एक राजा थे आपके लक्ष्मण सिंह, प्रतिहारों के बहुत वंश के ही राजा थे आपके, राजा थे आपके, कौन थे बताओ, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। अब लक्ष्मण सेन की कहानी क्या थी, लक्ष्मण सेन की एक वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था बताओ, चित्रलेखा, इनकी पत्नी थी चित्रलेखा, पत्नी कौन थी, चित्रलेखा, ठीक है। चित्रलेखा ने यहाँ पर मंदिर बनवाया, किसका मंदिर बनाया, उषा मंदिर बनाया। उषा कौन थी, उषा भगवान कृष्ण के वंशज थे, भगवान कृष्ण के वंशज की एक व्यक्ति थे अनिरुद्ध, ठीक है। भगवान कृष्ण के वंशजों में अनिरुद्ध एक वंशज थे, और उस अनिरुद्ध की पत्नी थी उषा, और इस चित्रलेखा ने उस उषा का मंदिर बनाया, ठीक है। और ये दौर काफी फेमस, आप बोलोगे कि ये बयाना फेमस भी है अपने नील की खेती के लिए, कल्टीवेशन ऑफ नाइल, उषा मंदिर, मतलब उषा मंदिर पता चल गया ना, उषा किसकी पत्नी थी, आपके अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की पत्नी थी, अनिरुद्ध कौन थे, कृष्ण के वंशज, भगवान कृष्ण के वंशज थे,
ठीक है। नेक्स्ट मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगी कि नाम है नगला, नगला छेल, ठीक है। इस नगला छेल से आपको गुप्त काल के बहुत सारे सिक्के मिले हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपके इससे थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये गुप्तों का बहुत ज्यादा ठिकाना भी हुआ करता था। नगला ते जो है, नगला छेल जो है, ये आपके गुप्तों का बहुत अच्छा ठिकाना था। और आपके ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, ये आपके गुप्तों का ठिकाना था, बड़ा ठिकाना था, बड़ा ठिकाना था इसका गुप्तों का। इवन यहाँ से आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काफी सिक्के मिले हैं, काफी बड़े अमाउंट में, बिग अमाउंट में सिक्के प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ आप बोलोगे कि खनन क्या हुआ 1821 के लगभग, 1821 ईस्वी के लगभग खनन हुआ था, और वहां पे इनके सॉरी 1821 सिक्के मिले हैं, काफी बड़ा अमाउंट है, ठीक है।